हेलो, गुड इवनिंग, अस्सलाम वालेकुम। यू आर वाचिंग स्पोर्ट्स गुजराती। मैं हूँ रोहा नदीम एंड आज का हमारा शो जो है वो बहुत इंटरेस्टिंग है, थोड़ा डिफरेंट है बिकॉज आज हम बात करेंगे मिक्स मार्शल आर्ट्स पे। पाकिस्तान में मिक्स मार्शल आर्ट्स की क्या ग्रोथ है, क्या डेवलपमेंट रही है, क्या प्रोग्रेशन रही है, उसके ऊपर भी बात करेंगे। एंड ऑफ कोर्स इन द लेटर हाफ ऑफ द शो हाउ कैन वी मिस द EPL, सो वी विल ऑफ कोर्स बी ब्रिंगिंग यू ऑल ऑफ द एनालिसिस और जो भी पास्ट वीक में जो हाईलाइट्स रही हैं, पॉइंट्स टैली रही हैं, कौन से क्लब्स जो हैं वो इस वक्त रूल कर रहे हैं पॉइंट्स टेबल को, कौन से जो हैं हमें लोअर एंड पे नज़र आ रहे हैं, एंड व्हाट वर द हाइलाइट्स, व्हाट वर द की गेम्स ड्यूरिंग द होल वीक। वी विल टॉक अबाउट दोस एज वेल विद आवर रेगुलर्स, बट बिफोर दैट वी ऑल्सो माइट हैव अ सरप्राइज फॉर यू इन टुनाइट्स शो। तो उस पर भी अभी हम आएंगे। हमारे पास एक बहुत स्पेशल गेस्ट मौजूद हैं जिनको आप सब जानते भी हैं और अब मज़ीद और भी जान जाएंगे, पूरी दुनिया में उनको अब लोग जानते हैं। तो वी विल रिवील द गेस्ट जस्ट शॉर्टली, बट बिफोर दैट ऑफ कोर्स आवर Glitterati regular sports analyst and expert Hassan Azam has joined us once again. Hassan, assalamu alaikum, great to have you once again. How are you doing? Walaikum salam, excellent Roha ji. I'm very excited today because of our guest, and I'm not going to reveal that, obviously. I will let you do that. But just, I think there's energy just flowing through my veins. And sometimes I feel like I should get my guard up. बहुत सारे hints drop कर रही है। But क्योंकि शो के इंट्रो में भी मैंने बिल्डअप में भी यही कहा था कि मिक्स मार्शल आर्ट्स के बारे में शायद बहुत से स्पोर्ट्स फैंस पाकिस्तान में क्यूरियस होंगे, जानना चाहते होंगे कि क्या MMA सीन है पाकिस्तान का। और क्योंकि इसकी डेवलपमेंट और ग्रोथ जो है वो हम काफ़ी सालों से देख तो रहे हैं, लेकिन बहुत सारी ख़वातीन या लड़कियों के नाम नहीं आते माइंड में जिन्होंने इस मुल्क को रिप्रेजेंट किया हो इंटरनेशनली, और ना सिर्फ रिप्रेजेंट किया हो बल्कि मेडल जीता हो। सो बिफोर आई रिवील हु आवर गेस्ट इज़, एक छोटा सा पैकेज है जो आप लोग देखें ताकि आपको भी आइडिया हो कि हमारे स्पेशल गेस्ट आज कौन है। Ladies and gentlemen, it gives me so much joy to welcome Pakistan's first ever female MMA gold medalist, Banu Butt. Assalamu alaikum. It's a pleasure to have you on Sports Gujarati. How are you doing? Walaikum assalam. Alhamdulillah, I'm feeling good. Doing good? Feeling good? Yes. We're all feeling thrilled to have you on our show. हम एक तो बड़े दिनों से, बड़े हफ्तों से कोशिश कर रहे थे और बानो ऑफ कोर्स हैज बीन सो बिजी विनिंग मेडल्स, तो आई अंडरस्टैंड कि आपको थोड़ी देर हो गई। बट बानो, अपने बारे में हमें कुछ बताएं बिकॉज हम आपकी जर्नी के बारे में इतने क्यूरियस हैं एज स्पोर्ट्स फैंस। इतनी यंग एज में, अभी आपकी उम्र सिर्फ 20 साल है, इस एज में आपने पाकिस्तान का पहला एवर गोल्ड मेडल लिया है MMA में, और किसी ने भी पहले, किसी भी मेल या फीमेल एथलीट ने, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, नहीं लिया। सो यू आर द फर्स्ट वन across genders to do that. So पहले तो बहुत बहुत मुबारक हो इस amazing achievement पे। But इतनी सी एज में you have done so much to get to this point. How has this journey been for you? और आपने start कैसे किया MMA? MMA स्टार्ट मैंने वैसे 2019 में किया था, लेकिन उससे पहले 2018 में मैंने काफ़ी सारे इंटरव्यूज़ में भी ये बताया है कि मेरे MMA और ये सारी चीज़ों का मुझे नहीं अभी इतना पता था। 2018 में जब ज़ैनब का सानिया हुआ था, फिर उसके बाद एक दो वाक़या हुए थे, तो इसी तरह मेरे साथ भी एक किडनैपिंग का सीन होने वाला था, लेकिन मैं तेज़ थी, मैं बच गई। तो उसके बाद मेरी मदर ने मेरे लिए ना स्टैंड लिया, उन्होंने मुझे कहा सेल्फ डिफेंस सीखना बहुत ज़रूरी है उस टाइम पे। तो फिर मैंने 2018 में सर अल्ताफ़ के पास वॉल्टन में जिम है, वहाँ पे मैंने सेल्फ डिफेंस स्टार्ट किया। सेल्फ डिफेंस के बाद मैंने कराटे किए, और उस टाइम हमारे जिम में लड़कियाँ नहीं थी, लड़के थे, तो मैं पहली लड़की थी। मैं वहाँ पे गई लड़कों के साथ खेलना, डिफरेंट गेम्स, बॉक्सिंग, किक बॉक्सिंग,
जुजित्सु, वुशु, मैंने काफ़ी सारी गेम्स की। फिर 2019 में ना MMA का मैंने नाम सुना, मेरे कोच ने मुझे कहा कि MMA गेम है आपने करनी, क्योंकि जो भी मेरे कोच कहते थे सारी गेम्स मैं करती थी। फिर 2019 में मैंने फर्स्ट MMA की फ़ाइट की, फिर आगे जाके खेलते गए, लेकिन इतने इवेंट्स नहीं मिलते थे MMA को, क्योंकि ये एक नई गेम थी पाकिस्तान में, बाकी सब पॉपुलर स्पोर्ट्स थी। तो NFT 2022 में हुई नेशनल फाइटिंग टूर्नामेंट, उसमें मैंने नेशनल चैम्पियन हुई MMA की। फिर मैं बाय वर्ल्ड चैम्पियनशिप खेलने गई MMA की, वहाँ पे मैंने ब्रॉन्ज लिया। उसकी रीज़न ये थी स्पॉन्सर नहीं था, कोच साथ नहीं जा सके। फिर मैं वापस आई, मैंने बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क किया। NFT 3 हुई, मैंने उसकी नेशनल चैम्पियन दोबारा बनी। फिर एशियन चैम्पियनशिप हुई, स्पॉन्सर Wow. था, पाकिस्तान में हो रही थी, बैक पे कोच थे, मैंने खेला। और सेमीफाइनल मेरा इंडिया के साथ था, फाइनल मेरा कजाकिस्तान की उसी लड़की के साथ था जिससे मैं वर्ल्ड में हारी थी। और फिर मैंने अपना रिवेंज लिया पाकिस्तान के लिए, मतलब वो फर्स्ट गोल्ड। मतलब काफ़ी लोगों ने डाउट किया था, मतलब कि ये नहीं कर पाएगी अभी, फिर ये हार जाएगी, ऐसे है वैसे है, अभी नहीं है, अभी छोटी है, इसको थोड़ा और टाइम लगेगा। लेकिन मेरे और मेरे कोच का हार्ड वर्क जो हमने किया, और फिर परफॉर्मेंस, हमने ऐसी परफॉर्मेंस दिखाई, क्योंकि मैं वैसे खेलती हूँ जूनियर कैटेगरी में, तो जूनियर में मेरे लिए कोई प्लेयर नहीं आई थी एशियन में, तो सीनियर कैटेगरी में मुझे कहा कि आपको हम मूव कर देते हैं, आप खेल लें। मैंने कहा मैं खेल लेती हूँ। मैंने अपनी स्किल्स को टेस्ट किया, क्योंकि सीनियर कैटेगरी में ज़्यादा एक्सपीरियंस वाले और बड़ी एज की एथलीट्स होते हैं। मैंने खेला, मैं अंदर गई सेमीफाइनल। डर नहीं लगा कि आपसे बड़ी एज की और ज़्यादा एक्सपीरियंस की एथलीट्स के साथ आपने कम्पीट करना है? डर नहीं लगा, क्योंकि मुझे ना खुद पे, मतलब इस बार ना मुझे अंदर कुछ था कि मतलब कोच साथ है, मुझे ट्रेनिंग इतनी अच्छी हुई है, फाइट कैंप अच्छा गया है, मतलब 100% यकीन था। मैंने कहा जो भी आ जाए, मैंने तो खेलना है, परफॉर्म करना है और गोल्ड लेना है। मैंने सेमीफाइनल इंडिया के साथ खेला, वो पावर में थोड़ी ज़्यादा थी और मतलब सही था, तो मैंने खेला, मैंने इंडिया के साथ सेमीफाइनल जीता। उसके बाद मतलब सारे लोग हैरान हो गए कि ये क्या छोटी सी लड़की है, छोटी सी दिखने वाली है, इसने क्या कर दिया है। फिर मैंने जब फाइनल मेरा कजाकिस्तान के साथ था, लोगों के माइंड में आया अच्छा ये तो उसी लड़की, ये तो वही लड़की जिससे हारी है, अभी दोबारा हार देगी। मैं गई, मैंने तीनों राउंड डोमिनेंट पोजीशन परफॉर्मेंस दी, और फिर मैंने जब फाइट ख़त्म हो गई और मुझे पता था मैंने ये कर लिया है, तो मैं बहुत ज़्यादा इमोशनल हो गई। फिर जब मैं और आपकी वो वीडियो जिसमें आप यू आर जस्ट स्टैंडिंग देयर, आपको उन्होंने डिक्लेयर किया एज अ विनर एंड यू आर जस्ट क्राइंग एंड इट वाज सो इमोशनल, एंड पूरे मुल्क में नहीं दुनिया में वो वीडियो इतनी वायरल हुई है। हसन, those scenes as a Pakistani sports fan, unreal. I mean, first of all, congratulations again from us. I mean, a huge achievement. One of the daughters of the nation who's made us proud on such a huge scale. आपकी आई थिंक वो क्लिप्स देखते हुए अगर दोबारा भी देखते हैं तो गूस बम्प्स दोबारा होते हैं, जस्ट टू शो कि वो जो आपके इमोशंस बाहर आए, इट शोज जो आपकी प्रेपरेशन रही, आपने अपने सफ़र का भी बताया। I have so many questions, like Roha, obviously, and I want to pick your brain. एक चीज़ मुझे बड़ी जो डिफरेंट लगी वो ये है कि आपकी एक तो क्लिंचिंग, उसके बाद आपकी ग्राउंड एंड पाउंड गेम बहुत स्ट्रॉन्ग है। और मेरे दो सवाल हैं इस चीज़ को लेके, क्योंकि आपने अपोनेंट्स को बार बार कोशिश थी कि नीचे गिराया जाए उन्हें, और उन पे आपने सबमिशन की भी कोशिश की, चाहे वो चोक था या दूसरे मूव्स भी किए। तो एक तो इसमें बहुत ज़्यादा एनर्जी लगती है, आपका ओपोनेंट आपसे भी ज़्यादा थक जाता है बिकॉज यू आर डोमिनेटिंग, तो उसकी तैयारी आप कैसे करती रही हैं? और सेकेंडली मुझे लगा कि खुशबू के खिलाफ शायद आपका ज़्यादा टफर मैच था सेमीफाइनल में, जिस तरह आपने कहा मे बी शी हैड मोर पावर अगेंस्ट यू एज वेल, तो उस मैच की ख़ास तौर पर आपकी क्या तैयारी थी? उस मैच की तैयारी मैंने मतलब मेंटली की थी, क्योंकि मुझे पता है वो पहले सीनियर है, और मतलब हमारा वेट उस टाइम पे तो हमारा वेट सेम था, लेकिन फाइट से पहले शी वाज कटिंग वेट और मैं ऑन वेट थी, तो जो वेट कट कर रहा होता है उसको थोड़ा सा मसला होता है। और मतलब आप जब वेट दे देते उसके बाद आप जो अभी जल्दी वेट कट करते उनका वेट वापस आ जाता है। तो जब मेरी उनके साथ फाइट थी मुझे पता था कि वो थोड़ा रश फाइटर है, वो ऐसे पंचिस करती बस स्ट्राइक्स करने की कोशिश कर रही थी। मैं मुझे पता था वो उनकी गेम प्लान क्या है, वो कैसे खेलती क्या है, क्योंकि स्टडी किया था हमने, गेम प्लान डिसाइड किया था मेरे कोच ने। तो मतलब कह सकते हैं कि उनमें पावर ज़्यादा है, लेकिन उस टाइम पे मैं थोड़ी सी ना वीक थी, क्योंकि नेक्स्ट डे भी मैंने वेट देना था, हमारा होता है डेली आपको वेट देना पड़ता है, तो उस टाइम थोड़ा सा हो रहा था। लेकिन मुझे लगा
कि जो वो मैच टफ थोड़ा सा इस वजह से गया क्योंकि शायद मैं अब थोड़ा सा अंडरवेट थी, मुझे थोड़ा सा हैवी और होना चाहिए था। बाकी वो मैच मैं उससे सेटिस्फाई हूँ अपनी परफॉर्मेंस से, मैंने अच्छा खेला है, मुझे पता है मैंने मतलब इंडिया की टीम है, इंडिया के कोचेस मेरे पास फाइट के बाद आए, कहते लड़की तुम क्या करती रही, तुमने क्या क्या खाया कहते इस पर पाकिस्तानी को हो गया क्योंकि हमारी टीम की परफॉर्मेंस माशाल्लाह बहुत अच्छी थी और मुझे लास्ट टाइम उन्होंने देखा था, लास्ट टाइम से उनको लगा सेम ये छोटी सी खुशबू जाएगी, जीत के आ जाएगी इंडिया में मेडल जाएगा, लेकिन वो जो खुशबू है वो मेरी बहुत अच्छी दोस्त भी हैं, तो मैं इनकी रिस्पेक्ट भी बहुत ज़्यादा करती हूँ। वो मैच मेरे लिए मतलब ठीक था। और जो मेरी आप कह रहे ग्राउंड एंड पाउंड एंड सबमिशन अटैम्प्ट नहीं उसको कह सकते, मैंने कंट्रोल किया था क्योंकि हमारी जो MMA है ना उसकी स्कोरिंग ना डिफरेंट है। अगर आपके माइंड में स्कोरिंग है और आप उसके हिसाब से खेल रहे हो ना, तो आप जो अंदर खेल रहा था ना फाइटर उसको पता है मैं ये राउंड जीता हूँ, ये मैंने किस तरह क्लियर करना है, क्या करना है। तो जब आप किसी को लॉक्स लगा रहे हो, अगला बंदा डिफेंस कर जा रहा है, कुछ कर नहीं रहा, तो ये चीज़ ना बड़ी टेक्निकल चीज़ें हैं कि जो बाहर अंदर खेल रहा था उसको पता है, बाहर मतलब लोग देख रहे होते हैं अच्छा ये ऐसे कर रहा है, ये ऐसे कर रहा है, अच्छा वो कर रहा है, वो घूम रहा है, ये वो, लेकिन बहुत टेक्निकल चीज़ है ये। बिल्कुल, हमने सुना आपके कोच भी आपको वो साथ साथ इंस्ट्रक्शंस दे रहे हैं, स्पेशली कीपिंग योर नीज क्लोज टू योर एल्बोज ताकि उन पे वेट रहे, हाँ कंट्रोल रहे। और डोमिनेट किया आपने, मैं तो कहूँगा इवन फाइनल। बट ये ग्राउंड एंड पाउंड गेम जो कि क्लियर आपका एक डायरेक्टिव है, इसकी तरफ कैसे, क्योंकि हर बंदे का डिफरेंट स्टाइल होता है, ये स्टाइल आपका कैसे डेवलप हुआ? मैं वैसे ना स्ट्राइकर हूँ, मुझे स्ट्राइकिंग बहुत पसंद है, लेकिन जब मैंने रेसलिंग स्टार्ट की ना तो मतलब लोगों को लगता है नीचे रेसल करके ना बंदा जल्दी थक जाता है, खड़े रह के आप स्ट्राइक पे आप स्टैंड अप पे खेलो, आप इजीली मतलब स्टैमिना सही रहता है। मेरा ना थोड़ा सा ना उल्टा ही सा हो गया, मैं नीचे कंफर्टेबल रहती हूँ, ऊपर भी मैं रहती हूँ, ऊपर भी मैंने ऊपर खेला आराम से, मैंने कहा सारा कुछ दिखाना चाहिए और मतलब पहले रेंज दिखाई, हाँ रेंज दिखाई, क्योंकि मैं अक्सर पाकिस्तान में फाइट्स ना जल्दी फर्स्ट राउंड में ख़त्म कर देती हूँ, तो ना वो जो हमारी ऑडियंस है ना उसको एंटरटेनमेंट चाहिए होती है, 3 राउंड की फाइट चाहिए होती है। तो मुझे था कि मुझे कोच ने कहा था 3 राउंड खेलने, पहले राउंड में दूसरे राउंड में तुम्हें ख़त्म की ना फाइट तो तुम्हारी खैर नहीं है, तो क्योंकि सबको ना जल्दी जो फाइट ख़त्म हो जाए, मतलब हमारे जो प्रोफेशन हम लोग जो खेलते हैं उनको पता होता है कि ये बहुत अच्छी बात है जल्दी ख़त्म कर देना, लेकिन जो हमारी ऑडियंस है वो कहती थी जल्दी ख़त्म हो गया यार, ये क्या किया, इतनी जल्दी ख़त्म हो गया, मज़ा नहीं आया। अच्छा कोच क्या आप कितना डिपेंडेंट रही थी उन पे? आप कह भी रही थी कि फाइनल के दौरान आप बार बार उनको देख रही थी बाहर और आपका ध्यान भी बाहर था और जो वो आपको बता रहे थे आप वैसे वैसे कर रही थी। हाउ हैज़ योर रिलेशनशिप विद योर कोच इम्पैक्टेड दिस रिजल्ट? देखिए कोच के साथ जो अब मेरे कोच हैं, मैं उनसे मेरे वो कोच भी हैं, फादर भी हैं, मेरे दोस्त भी हैं, मैं हर चीज़ उनसे शेयर करती हूँ, मुझे उन पर यकीन था। जब मैं अंदर फाइट के गई ना, अब मेरी फ़ाइट चल रही है, ठीक है, मैंने जाके मैंने गिराया, मैंने किया, आप कोच कहने मुझे ना वो सबमिशन अटैम्प्ट करी, मेरे कोच ने कहा खड़ी हो जाओ, मैं ऐसे उसको पकड़ के खड़ी एकदम से, मतलब उस टाइम होता है ना कि जब आप एक दूसरे बंदे का ओपोनेंट का वेट उठा रहे हो आप थक जाते हो, तो मुझे सर ने कहा उठा लो उसे, मैं ऊपर उठा के से खड़ी हूँ, मैंने कहा ठीक है तो ऐसे बस ठीक है, राउंड खत्म हो सेकंड। उसके बाद जब थ्रो हुई सर कह रहे मेरे पास लेके आओ, इधर लेके आओ, केज के पास लेके आओ। अच्छा मैं ना फाइट मेरी इधर हो रही है, मैं देख रही जी सर मैं आ रही हूँ कोच के इधर लेके। जब लास्ट 10 सेकंड की बेल होती है मैंने उसको छोड़ा वहाँ से, बस मैं मरी मैंने कहा बस ये मेरा टाइम है, बस राउंड क्लियर। उसके बाद सेकंड राउंड भी ऐसी लास्ट 10 सेकंड टच मेरा। अच्छा इतनी एग्रेशन आप कहाँ से लेके आते हो? बिकॉज अभी आप आई एम टॉकिंग टू यू, आई एम लुकिंग एट यू एंड यू आर जस्ट सो सॉफ्ट एंड फ्रेंडली एंड अप्रोचेबल, बट ऑन द फील्ड आपके जो क्लिप्स हमने देखे हैं इट्स अ कम्प्लीटली डिफरेंट साइड ऑफ यू एज एन एथलीट्स। वो एग्रेशन आप कैसे, जैसे ही टाइम स्टार्ट होता है कोई डिफरेंट आप कुछ चैनल करते हो अपने अंदर कि आपके अंदर वो गुस्सा हो, आपके पंच के अंदर वो एनर्जी हो, वो नॉक आपका इतना पावरफुल हो? ऑक्टेगन हमारे रिंग के अंदर जाके मैं बिल्कुल डिफरेंट पर्सन हूँ। इवन जब मैं भी अपनी वीडियोस देख रही थी मैं कहती मैं ये क्या कर रही है, मेरे एक्सप्रेशंस को मतलब एक ना फीलिंग मतलब समझ नहीं आती ये मैं हूँ, मतलब यकीन नहीं आता कि अच्छा मैं ऐसे अंदर जाके करती हूँ। लेकिन शुरू से ही ना मुझे ना मेरी आदत बन गई हुई, क्योंकि जब मैं छोटी थी मैं लड़कों के साथ फाइट करती थी तो उधर बिल्कुल ईजी भी नहीं, और अंदर से फुल गुस्से वाला दिखाना, मतलब सही एक्सप्रेशन सही मारना, ये वो तो ना वो चीज़ मेरे अंदर ना बचपन से ही है। और अब चाहे मैं बाहर थोड़ी सी डिफरेंट, अब मेरी फ़ाइट के ना
जैसे मैं रिंग से बाहर आई ना, आप मुझे देखें मैं बिल्कुल डिफरेंट, मैं जाके उनसे मिल रही हूँ, ये वो स्पोर्ट्समैनशिप अंदर भी। लेकिन जब फाइट हो रही थी ना, मेरे दिमाग में सिर्फ दो चीज़ें होती हैं, एक मेरे कोच की मेहनत, इतना हार्डवर्क और पीछे पाकिस्तान का फ्लैग, दूसरा कि या तो मैं मारूंगी या तो मैं मार खाऊंगी, बस ये असूल है, या तो मार दो या मर दो। या मतलब ये स्पोर्ट ही ऐसी आई गया, सबका माइंडसेट ऐसा होता है। मुझे वो मोहम्मद अली का कोट याद आ गया इनकी बात सुन के कि फ्लोट लाइक अ बटरफ्लाई, स्टिंग लाइक अ बी, राइट। और मैं ये भी पूछना चाहूँगा कि मुझे आपकी जब एंट्री का, इफ़ आई एम नॉट मिस्टेकन, वो खमजत शर्मा उनका एंट्री म्यूजिक था, वो क्यों था? और आपका डेंजरस शार्क जो आपका निकनेम है, वेयर डिड हाँ, दैट ये कहाँ से आया? डेंजरस शार्क के पीछे क्या ओरिजिन है? डेंजरस शार्क फाइट से पहले ना एक निकनेम होता है। अगर आप प्रोफेशनल करियर की तरफ जाएं तो आपको एक निकनेम दिया जाता है। वैसे तो ये इवेंट्स में नहीं वो अनाउंस किया जाता, लेकिन आप सिंगल फाइट्स जब आपकी होती हैं अलग अलग प्राइवेट इवेंट्स पे, तो वो आपको निकनेम से बुलाते हैं। तो शार्क हम ना, मेरे लिए सर मेरी जो जिस तरह से मैं फ़ाइट करती हूँ उस तरह के तरीके से मतलब देखना चाह रहे थे मैं किस तरह से फ़ाइट करती हूँ, मेरा क्या स्टाइल है। तो हम ढूंढ रहे थे ना शार्क, मतलब शार्क, डेंजरस शार्क। तो ना शार्क होती है, अब आप उसको आप छेड़ो नहीं, वो आपको तंग नहीं करती, जब आप उसको छेड़ दो वो अगले बंदे को खा जाती है। तो मेरे कोच ने कहा, क्योंकि मेरी इसी तरह की ही फाइटिंग जो स्टाइल है और फील है, जब मुझे कुछ छेड़ता है, जब मैं फाइट कर जाती हूँ, फिर मैं अगले बंदे को नहीं छोड़ती। और जो खमजत चमायब है वो तो मेरा फेवरेट, मतलब कहने में उनसे बहुत इंस्पायर हूँ। आप मेरी कुछ फाइट्स भी देखें जिसमें वो हमजा चमायब की तरह मैं अंदर जाती हूँ, फिर वो उठा के जाके केज में मारना, मतलब मुझे वो ना खमजत, वो जब मैं अपने इवेंट में IMF की फाइट से पहले भी ना खमजत का वॉकआउट सॉन्ग सुने, मैंने कहा coming for everybody, kill everybody, I am the champ. That line itself, आप जोन में आ जाती हैं। वैसी फाइट से पहले हो जाते हो, मतलब कि ना अब मुझे जब वो सुन रहे थे, हाँ मैं चैंप हूँ, मैंने जाना है, सबको मार देना है, बस ये मेरा टाइम है। अच्छा, talk about the reception you got when you came back after winning the medal. लोगों को पहले शायद इतनी अवेयरनेस नहीं थी कि फीमेल MMA फाइटर्स भी इस लेवल पे और इस स्टेज पे कम्पीट कर रही हैं। वापस आने के बाद कुछ डिफरेंस फील हुआ इन टर्म्स ऑफ द अवेयरनेस दैट पीपल हैव? वापस मेरी फाइट के फ़ौरन बाद में जब, मतलब अभी मैं मतलब कह लेना मेडिकल रूम में ही गई, कॉल्स पे कॉल्स शुरू हो गई, मैं देख रही हूँ इंस्टाग्राम के फॉलोअर्स बढ़े हैं और लोग मुझे टिकटॉक, फेसबुक, अच्छा पोस्ट शेयर्स कर रहे, मेरा फैमिली वाले, ये देखो यहाँ पे अच्छा फ़ौरन, और इतनी ज़्यादा मेरी मतलब वो रोना वायरल हो गया, मतलब मुझे समझ नहीं आई कि क्या हो गया। और इतना लोग प्यार मुझे, मतलब इतना प्यार, इतनी सपोर्ट मिल रही है। और कमेंट्स में भी लोग कह रहे हैं अब टाइम आ गए क्रिकेट से हट के, इन चीज़ों से हट के बाकी स्पोर्ट्स को भी वैल्यू दी जाए, क्योंकि अब हम लोग इतना हार्डवर्क करते हैं, इतना तो हम डिज़र्व करते हैं कि हमें लोग पहचाने कि ये भी कोई है, इसने मेहनत की, पाकिस्तान के लिए हम खेलते हैं। तो और हम बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं। देखिए जब आप एक सिंगल, अब मैं एक इंडिविजुअल स्पोर्ट्स खेल रही हूँ, वो खाली एक इंडिविजुअल स्पोर्ट्स नहीं, उस पर बहुत ज़्यादा मेहनत है। और जब आप अकेले खेलते हो तो इतनी ज़्यादा मुश्किलात आती, लेकिन सपोर्ट मुझे बहुत ज़्यादा लोगों ने प्यार दिए, दुआएं दी हैं, बहुत सपोर्ट मिल रहा है पाकिस्तानी अवाम से। और मतलब गवर्नमेंट से बस उम्मीद है कि अब सपोर्ट मुझे इंशाल्लाह अच्छा मिले। इंशाल्लाह। बानो, मैं आपसे ये भी पूछना चाहूँगा कि जिस तरह दागिस्तान से निकले खबीब, उन्होंने लाइट वेट में अपना नाम बनाया, अनडिस्प्यूटेड चैंपियन रहे लाइट वेट के पाउंड फॉर पाउंड। और अब दागिस्तान से बहुत ज़्यादा देख रहे हैं कि इस्लाम माकाचेव आए हैं, उमर आए हैं, उस्मान नरमगोमेदोव आए हैं। क्या ऐसा हो सकता है कि यू आर नाउ आर रिप्रेजेंटेटिव, ठीक है, आप पहला टाइटल लेकर आई हैं, गोल्ड मेडल लेकर आई हैं, क्या एक कम्युनिटी बन सकती है UFC फाइटर्स की पाकिस्तान में भी, जो एक दूसरे से सीखें और इनकरेज करें? अभी जो लास्ट हमारी नेशनल हुई थी MMA की, यकीन जाने 200 से ज़्यादा फीमेल्स थी खेलने आई थी। और अब जो हमारे पास भी मतलब छोटी छोटी बच्चियां मतलब ना MMA सीखने आ रही हैं। अभी सिर्फ पेरेंट्स को ना मतलब हो गया कि हाँ ये भी कोई स्पोर्ट्स है। किस एज से आती हैं, स्टार्ट होती हैं लड़कियां आती हैं? 4, 5, 6, 7, 4 years? छोटी छोटी, इवन मैं अभी ट्रेनिंग दे रही हूँ जिम में, छोटी छोटी बच्चियां। और पेरेंट्स ने कहा आपने इसको बनाना है। इवन मेरी छोटी सिस्टर भी है, शी इज़ नाउ 10, उसको मैंने 5 years की एज से स्टार्ट करवा दिया था। जब वो अभी जब आएगी सामने तो वो मुझसे भी बहुत अच्छी फाइटर बनेगी, मुझे उसका पता है, वो मुझसे भी ज़्यादा खतरनाक। और आपके छोटे भाई भी जो हैं वो भी किसी तरह, वो भी MMA में ट्रेन कर रहे हैं? हाँ, मेरे भाई भी, मीन्स कि जो हमारी आप कह लें ना MMA की जो आने वाली यूथ है
वो तबाही बाहर जाके तबाही मचा देगी। आधे तो लगता है बट खानदान के ही होंगे रिप्रेजेंटेटिव्स। That's amazing. और भी बहुत ज़्यादा बच्चे हैं, मीन्स के हमारे पास जब से मैंने स्टार्ट किया था तब से भी उस टाइम के भी कुछ बच्चे हैं जो अभी तक हमने सामने नहीं लाए, हम तैयार करें। जैसे एक टाइम पे मेरे कोच ने मुझे पहले 2 साल ट्रेन किया, फिर मुझे इस फील्ड में लेके आए। इसी तरह उन बच्चों को भी मीन्स के फीमेल्स बहुत ज़्यादा एमएमए में आकी बहुत अब कंपटीशन बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। आप एमेच्योर लेवल पे देखें और प्रो लेवल पे इंशाल्लाह अब भी तो आपके कुछ साल पड़े हैं हाँ। बिफोर यू कैन गो टुवर्ड्स द मतलब प्रो ये कैटेगरी। टॉपिक भी जो है ना, मुझे प्रोफेशनल लोग कह रहे हैं अब मतलब प्रो हो जाओ बानो, अब ठीक है टाइम है, पाकिस्तान में तुम्हारे लिए प्ले नहीं। मैंने कहा पाकिस्तान में नहीं, बाहर तो है ना। उनको एक दफ़ा मैं ज़रा वर्ल्ड टाइटल मैं वर्ल्ड चैम्पियनशिप और एशियन खेलने जा रही हूँ, तो मुझे ज़रा वो सिक्योर कर लेने दो। और मैं चाहती हूँ जैसे खबीब, आप देखें खबीब प्रो अनडिफिटेड, और उससे पहले किसी को पता हो खबीब ने कितनी एमेचर फाइट्स की हैं? I don't remember. 2 to 300 प्लस। Wow. और मैं चाहती हूँ मेरी मैक्सिमम 50 हो जाए, उसके बाद इंशाल्लाह 2 साल के बाद मैं प्रो में हो जाऊँगी। तो हमारी जो पाकिस्तानी में एमएमए कम्युनिटी है वो चाह रही है कि मैं प्रो जल्दी हो जाऊँ। अभी मेरे पास बहुत टाइम है, मैं बहुत छोटी हूँ। अभी मैं बहुत छोटी हूँ। That's Rightly amazing. said. क्योंकि आपकी जिस तरह विमेन कैटेगरी में फ्लाईवेट में वो अल्मांडा रेबास वो भी हैं, फ्लाईवेट से आईएमएम एएफ की करती रही एमेच्योर एंड देन टर्न टू यूएफसी। तो आपने खुद ही उस बात का जवाब दे दिया। हमने यही पूछना था आपको कि आप यूएफसी का कब सोच रही हैं? यूएफसी अभी मैं 2 साल तो मैक्सिमम मेरे कोच ने खाया, एमेच्योर कभी खेला, अपना एक्सपीरियंस बढ़ाओ। क्योंकि जब मैं वो चाहते हैं जब मैं प्रो में जाऊँ तो मैं खबीब की तरह अनडिफिटेड हूँ। तो मतलब मैं उनकी बात मैं नहीं टाल सकती, और जो वो मेरे लिए सोचेंगे यहाँ तक वो मुझे ले आए। एशिया का गोल्ड बना दिए, वर्ल्ड का भी बना देंगे। और यूएफसी का है 2 से 3 साल बाद। और उसके साथ साथ ना मेरा एक और भी छोटा सा गोल है ओलंपिक में जाना। मैं वैसे जूडो खेलती हूँ, पाकिस्तान वापडा डिपार्टमेंट में हूँ लेस्को लाहौर में, तो मैं जूडो खेलती हूँ। मेरा ड्रीम है कि मैं ओलंपिक में भी जाऊँ जूडो के बेस पे। और आप नेशनली अभी खेल रही हैं, जूडो भी खेल रही हैं? हाँ, जूडो भी मैं किक और कौन-कौन से स्पोर्ट्स में आप हैं अभी? किक बॉक्सिंग, मुay थाई, बॉक्सिंग भी मैंने खेला है। उसके बाद जुजित्सु की नेशनल चैम्पियन हूँ मैं 2022 से। और ग्रैपलिंग, बीजेजे 2 टाइम नेशनल चैम्पियन, 10 टाइम डिफरेंट गेम्स में मैं नेशनल चैम्पियन हूँ। और मैं नेशनली कम्पीट भी कर रही हूँ और इंटरनेशनली भी अब आगे इवेंट्स आ रहे हैं। तो बस इवेंट्स तो बहुत होते हैं, मसला ये है कि स्पॉन्सर नहीं होता। स्पॉन्सर। और आपकी इस मेडल के बाद आई एम श्योर कि ज़्यादा अवेयरनेस भी आई है टुवर्ड्स एमएमए फाइटर्स और उनके जो स्ट्रगल्स हैं इस वक्त पाकिस्तान में। आपने भी अभी शो से पहले आप भी ये बात मेंशन कर रही थी कि इतनी ज़्यादा फीमेल फाइटर्स नहीं है जिनको आप देख के एक तरह से एस्पायर कर सको। मैं आपसे यही पूछना चाह रही थी कि आपकी हीरोज़ कौन है एमएमए के, अगर पाकिस्तान में किसी को आप लुक अप टू करती हैं या ग्लोबली जिनके तरह या जिनके लेवल की ग्लोरी आप अचीव करना चाहती हैं? पाकिस्तान में मैं तो मतलब कहने जिनसे मैं मोटिवेट हुई हूँ, मतलब जिनकी गेम देख के मुझे इंटरेस्ट ज़्यादा, वो मेरे कोच हैं। अगर आप वर्ल्ड वाइड देखा जाए कि वर्ल्ड लेवल यूएफसी लेवल पे, वैसे तो जब मैं खबीब की फ़ाइट्स देखती थी मुझे उनकी गेम बहुत अच्छी, वो ग्राउंड गेम बहुत अच्छी करते थे। लेकिन जो खमजद है वो तो बस ऊपर नीचे आगे पीछे सारा उसकी एक वाइब ही अलग है। तो मुझे खमजद चिमायब बहुत अच्छे लगते हैं। और मैं चाहती हूँ जो आपने अभी रिसेंटली वैलेंटीना है वो 7 टाइम यूएफसी की चैम्पियन है, और अभी वो दोबारा 8 टाइम यूएफसी की, उनके पास 8 बेल्ट्स हैं यूएफसी की। तो मैं चाहती हूँ इस तरह का मैं कुछ करूँ अपने पाकिस्तान के लिए, रिकॉर्ड एक बनाऊँ कि कोई एक लड़की थी आई थी पाकिस्तान से आई थी, लोग याद करें इंशाल्लाह। नहीं, रिकॉर्ड तो आपने बनाना शुरू कर दी और ऑलरेडी वी विश यू द बेस्ट, बट जस्ट द बिगिनिंग। आई अंडरस्टैंड। अभी आप लड़ भी एटम वेट पे रही हैं, क्या फ्यूचर में हम स्ट्रॉ वेट में भी देख सकते हैं आपको? अभी मैं एटम वेट में लड़ रही हूँ, होपफुली क्या पता मैं स्ट्रॉ में खेलूँ इस साल, अगले साल। उसके बाद फ्लाई वेट सरप्राइज है हमारी पाकिस्तानी मान को। ऐसी बातें बताई नहीं जाती। अच्छा, हाउ आर यू डीलिंग with your new fans now that you are such a popular name in this field? I'm sure आपको बहुत सारे फैंस बाहर पहचानते भी होंगे, मिलते भी होंगे आपकी कम्युनिटी के अंदर। ये एक्सपीरियंस इस एज में आपके पेरेंट्स और फैमिली थोड़ा वरीड तो नहीं हो रहे? नहीं, मतलब उतना नहीं होता, लेकिन जो फैंस कह रहे, लेकिन मैं उनको फैंस नहीं कहूँगी, मैं उनको अपनी पाकिस्तान फैमिली कहूँगी, क्योंकि वो अब सपोर्ट कर रहे हैं और काफ़ी ज़्यादा मतलब
मुझसे फीमेल्स के मुझे डीएम्स आ रहे हैं, वो मतलब गाइडेंस लेना चाह रही हैं, मैं उनको बता रही हूँ। कुछ बच्चे हैं वो कर रहे हैं कि ट्रेनिंग के लिहाज से वो पूछना चाह रहे हैं, और मतलब काफ़ी ज़्यादा इंस्पायर हो रहे हैं। काफ़ी सारा मतलब ना मुझे ना इस चीज़ पे ना यकीन नहीं आ रहा कि अच्छा चलो मैंने गोल्ड ले लिया, लेकिन सपोर्ट और इतने लोग पहचान रहे हैं। अब मुझे पता भी नहीं है मुझे कौन, मैं जा रही होती तो मुझे वो रोक के मिलते हैं, सलाम देते हैं, मतलब इतना अच्छा लगता है कि हाँ मतलब मैंने अपने मुल्क के लिए कुछ किया है और हमें भी कुछ बदले में मिल रहा है। Mashallah, that's इज्जत such मिल a रही है। heartwarming story already at this age, Hassan, to be able to say कि आपने पाकिस्तान के लिए पहला एवर एमए में गोल्ड मेडल आप लेके आए हैं, और अभी it's just the beginning for her. बिल्कुल रोहा जी, अभी बहुत सी मंजिलें चढ़ने वाली हैं, जिस तरह उन्होंने खुद भी अपने इंशाल्लाह टारगेट्स ऐसे रखे हुए हैं। And it all started with the necessity to be able to defend yourself. ये कहानी की जो शुरुआत है, बहुत सारे लोगों को ये नहीं पता, लेकिन जो भी ये शो देख रहे हैं, क्योंकि अभी बानो ने भी ये बात का जिक्र किया कि अपनी बेटियों को, अपनी बहनों को, अपने इर्द गिर्द औरतों को एम्पावर करने के लिए ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी है इस वक्त कि आप उनको इक्विप करें, रादर देन आप उन पे पाबंदियाँ लगाएं। आप ये नहीं कर सकते, आप वो नहीं कर सकते। आप उनको इस काबिल बनाएं कि वो अपने आप को डिफेंड कर सके, अपना दिफा कर सके किसी भी ऐसी सिचुएशन में जिसमें उनको नहीं होना चाहिए। और ये बानो भट्ट की कहानी है कि उन्होंने उनके साथ एक वाकया पेश आने वाला था, उनको कोई किडनैपिंग स्केयर था और वहाँ से वो बची, एंड देन उनको रियलाइज़ हुआ कि आई शुड नो how to defend myself so that if I'm ever in that situation again, अल्लाह ना करे, लेकिन आपको आना चाहिए, अपने आप पे इतना कॉन्फिडेंस होना नहीं, चाहिए। अब तो मैं वेट कर रही हूँ कि कुछ इस तरह सा उधर मैं अपनी मैं अपने अप्लाई कर हाथ साफ करने की तय। बाना, मैं एक और चीज़ पूछना चाहूँगा, ब्यूटीफुली पुट बाय रोहा जी, कि एक तो आपके रिजल्ट्स देख के, आपकी एग्रेशन और आपकी वो परफॉर्मेंस आर्टिस्ट्री मैं कहूँगा देख के रिंग के ऑक्टागन के अंदर, तो लोग इंस्पायर हो रहे हैं। लेकिन मैं ये भी चाहूँगा कि आपका जो माइंडसेट होता है इस लेवल पे पहुंचना, इस तरह की परफॉर्मेंसेस देना, और पर्सनली एज एन इंडिविजुअल, सिर्फ एथलीट नहीं, कैसा फील करती हैं आप जस्ट टू इंस्पायर मोर विमेन आउट देयर? आई वुड लव टू हेयर योर माइंडसेट ऑफ हाउ गुड यू फील एबल टू डिफेंड योरसेल्फ एंड फीलिंग दोज विक्ट्रीज एज वेल। मुझे मैं मतलब एक्सप्लेन नहीं कर सकती कि कितना अच्छा लग रहा है, क्योंकि अभी मैंने एशिया में गोल्ड लिया है, मतलब लोग पहचान रहे हैं स्पोर्ट्स को। आने वाले इन फ्यूचर में जो बच्चियां हैं, फीमेल्स हैं, जो तैयारी कर रही हैं इसमें, स्पोर्ट्स में लड़ रही हैं, खेल रही हैं नेशनल लेवल्स पर, तो अब उनको भी एक ना होप मिली है कि हमें अब बाहर जाकर रिकग्निशन मिलेगी, स्पोर्ट मिलेगा। तो और मेरी अपनी छोटी बहन और बच्चे मतलब जितने मेहनत कर रहे हैं, उनको मतलब ये नज़र आ रहा है कि कुछ है स्पोर्ट्स में भी कुछ मिलेगा, नाम इज़्ज़त सब कुछ मिलेगी। और मतलब मैं चाहती हूँ कि और भी बहुत ज़्यादा मैं काम करूं अपनी गेम पर, और जाके मैं वर्ल्ड लेवल पर भी खेलूं, ताकि जो आगे आने वाली जनरेशन है हमारी यूथ की, वो भी बहुत ज़्यादा इंस्पायर हो, वो देखे कि अगर आप मेहनत करते हो, ठीक है, आप खाली एक एथलीट जब एक मेहनत करता है वो खेलता है, खाली वो एथलीट नहीं खेलता, उसके पीछे उसका पूरा मुल्क खेलता है, उसके कोच की पूरी मेहनत पूरे सालों की जो आपको लेके जाते हैं, उनकी सपोर्ट, दुआएँ, पूरे मेन जो होती है ना, ये फ्लैग है, इसके लिए जी जान लगा के मेहनत करो। मतलब फेलियर्स आते हैं, लोगों को, लड़कियों को गिव अप नहीं करना चाहिए। और मैं पेरेंट्स को भी यही कहना चाहूँगी कि अगर आपकी बच्चे को शौक़ है स्पोर्ट्स का, तो आप उनको एक दफ़ा सपोर्ट करके देखें। आप एक बार सपोर्ट करेंगे उनको, आपको रिज़ल्ट्स मिलेंगे, क्योंकि आजकल का जो दौर है, मोबाइल, टिकटॉक, ये वो यूट्यूब वगैरह, ये सारा कुछ चल रहा है, तो अगर वो हटके कोई चीज़ डिफरेंट कर रहा है तो आपको सपोर्ट करना चाहिए। और मैं ये भी बता दूं कि एक आप नेशनली भी कह लें, और आप जब स्कूल कॉलेजेस के लेवल पर बच्चे जब स्कूल्स में जाते हैं, उनको स्कॉलरशिप भी मिलती है, कॉलेजेस में भी स्कॉलरशिप मिलती है, यूनिवर्सिटीज़ में भी, फिर आप आगे डिपार्टमेंट में आपको जॉब्स मिल सकती हैं। तो और आप कोचिंग भी करवा के आप इनकम, पैसे वगैरह कमा सकते हैं, आप ट्रेनिंग करवा के। तो ये जो स्पोर्ट्स की फील्ड है ना, इधर हर चीज़ अवेलेबल है। जस्ट आपको जो पेरेंट्स हैं बच्चों को सपोर्ट करें, बच्चियों को, फिर वो इंडिपेंडेंट भी हो जाएंगे। और मतलब मैं उस टाइम पे जब मैं थी ना, मुझे कुछ नहीं पता था, मुझे इतना यकीन ही नहीं था, ना मैं किसी एक दो लोगों के आगे बात नहीं कर सकती थी, ना मैं बहुत इनसिक्योर फील करती थी बाहर ऐसे जाना, ये वो, मैंने नहीं जाना बाहर अकेले।
कभी कभार अक्सर होता है कि पेरेंट्स भी मुश्किलात में होते हैं, अकेले आना जाना पड़ता है, तो जब आप अपनी बच्ची को सपोर्ट करेंगे, सेल्फ डिफेंस सीखेगी वो, तो वो हर जगह अकेले आ जा सकेगी और मतलब वो खुद को संभाल सकेगी इस दुनिया में, क्योंकि आजकल का जो मुआशरा ना वो थोड़ा सा भी सेफ नहीं आपने है। एम्पावर करना है और आपने कॉन्फिडेंस पैदा करना है, और आपने बहुत खूबसूरत तरीके से इस पूरी बात को समराइज भी किया है और अपनी कहानी भी हमारे साथ शेयर की है, अपने आगे के इरादे भी हमारे साथ शेयर किए। हम सब की तरफ से ऑल द बेस्ट टू यू बानो भट्ट, और आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आप आई, अपनी स्टोरी शेयर की, एंड आई कांट वेट कि आप दोबारा आए हमारे शो में, क्योंकि देयर आर सो मेनी थिंग्स दैट वी स्टिल वांट टू टॉक अबाउट। आई एम श्योर हसन की बॉडी लैंग्वेज से मुझे अंदाजा हो गया कि इस वक्त उनके माइंड में इतने सवाल जंप कर रहे हैं लेकिन टाइम की क्योंकि लिमिटेशन है, वी विल हैव बानो भट्ट अगेन विद अस, बट बानो, thank you so much. It was a pleasure to talk to you. And this was Pakistan's first ever female MMA gold medalist बानो भट्ट। यहाँ पर एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक से वापस आके इंग्लिश प्रीमियर लीग में इस हफ्ते क्या हाइलाइट्स रही हैं और आगे हम क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं, उस सब पे बात करेंगे। डोंट गो एनीवेयर। जी वेलकम बैक। इंग्लिश प्रीमियर लीग जो है वो इस वक्त जारी है, हम उसके ऊपर भी बात करेंगे, पॉइंट्स टैली आपको दिखाएंगे, एंड ऑफ कोर्स व्हाट वेंट ऑन इन दिस पास्ट वीक, स्पेशली दोज बिग गेम्स दैट यू नो यू आर ऑल हुक्ड टू, उसके बारे में भी बात करेंगे। हमें ज्वाइन किया है जी स्पोर्ट्स एनालिस्ट एंड एक्सपर्ट हसन कुरैशी ने। आज बड़े खुश हैं हसन कुरैशी, और मैसेजेस नहीं आ रहे ना जी, इसलिए थोड़े से नहीं, आई एम श्योर यू हैव प्रिपेयर्ड योर piece of analysis on United's win over this past week, but we will talk about that as well. पहले जेंटलमैन पॉइंट्स टेबल देखते हैं, इस वक्त सिचुएशन क्या नज़र आ रही है, टॉप 4 पे इस वक्त कौन सी टीम्स हैं। बार बार हम इन्हीं टीम्स को ऊपर देख रहे हैं, ऊपर नीचे होते हुए, बट सो फार इट लुक्स लाइक सिटी आर रूलिंग द टैली, दे हैव बीन रूलिंग फॉर क्वाइट सम टाइम, बट 4 गेम्स के बाद this is what the EPL points table looks like. Man City are at the top, of course, with their 12 points, 4 in 4 for them, and of course just below them Arsenal with their 10, Newcastle with 10 points as well, and then Liverpool are at number 4 with 9 points. 3 मैचेस जीते हैं and just 1 loss. इस लॉस के ऊपर भी हम अभी बात करेंगे मज़ीद, बट सर आपसे शुरू करते हैं क्योंकि आई एम श्योर यू हैव अ लॉट टू से ऑन द टैली सो फार. What is up with Man City? Of course, they're not letting anybody come close to that number 1 spot. Do you think this will go on for much longer now? It looks like it because I think City have realized कि जो बार है उन्होंने खुद इतना रेस कर लिया that other teams have picked themselves up. You look at Arsenal, you look at Newcastle, you look at Liverpool under a new manager, you look at Villa, सब अच्छा खेल रहे हैं. City know there is no time to get into 5th gear. They've started in 5th gear. They don't look like relinquishing it. हर दफ़ा आपको लगता है क्या एक possibility है कि कोई City को peg back कर सकता है. Honestly, you're now at a stage where the only team that can beat City is City. Wow. Thoughts? Strong statement कुरैशी साहब. It's true though. लेकिन वाकई I mean City एक invincible side की तरह नजर आती अभी दिख रही है, लेकिन I'm sure कि उनके लेवल रेस करने की वजह से सारी टीम्स भी कंपेटिटिव होती चली जा रही हैं प्रीमियर लीग में, एंड दे विल फेस हर्डल्स. कहीं पे हमें एक शुरू वाले मैचेस में नज़र भी आया है कि ख़ास तौर पर उनके खिलाफ टीम्स एक तेज स्टार्ट करना चाहती हैं. पिछले दोनों मैचेस में भी उन्हें अर्ली गोल कंसीड किए हैं. टीम्स नो अगेंस्ट अ साइड लाइक सिटी यू कांट रेस्ट ऑन योर लॉरल्स एंड यू कांट लेट देम डोमिनेट द गेम फ्रॉम द बिगिनिंग. सो देयर इज़ अ शिफ्ट सिटी की इतनी डोमिनेंस की वजह से जो पूरी लीग में अब आ रहा है. और ये मुझे ये लगता है कि इवन दो स्टार्ट ऐसा है, बट जैसे लीग सेटल डाउन होगी, जैसे आपने कहा
कि वो यूजुअल टॉप 4 सेटल डाउन होते भी हमें नज़र आ रहे हैं, वही वाले नाम जो हम एक्सपेक्ट कर रहे थे, राइट? तो सिटी को चैलेंजेस ज़्यादा से ज़्यादा मिलेंगे इस लीग में। चले हम अभी बाकी टीम से भी बात करेंगे जो थोड़े से बॉटम पे हैं, उनके ऊपर भी थोड़ी बात करते हैं। वुल्व्स, साउथहैम्पटन और एवर्टन आर द बॉटम 3 टीम्स राइट नाउ। अगेन आपको वो लग रहा है कि ये एक्सपेक्टेड था गिवन कि उनका स्टार्ट भी अच्छा, वो आइडियल नहीं जा रहा। एंड व्हाट मिस्टेक्स डू यू सी देम डूइंग टाइम एंड अगेन, जिसकी वजह से अभी तक टैली पे उनके सिर्फ वुल्व्स का वो एक पॉइंट है, बट अपार्ट फ्रॉम दैट नथिंग मोर टू शो? I think in Southampton's case, you can say they've been slightly unlucky also. They played better than what the table shows. And they are a promoted side. उनके लिए थोड़ा सा मुश्किल है वो वापस आए. Wolves भी थोड़ा सा अपने आप को सोचेंगे. There was a point they were 2-2 against Chelsea and then they were absolutely blown away. Everton have one very simple problem. वो 2 गोल करते हैं फिर वो 4 खा जाते हैं. And they seem to have made a habit out of it. Every game you're seeing Everton leading by 2 goals. They're going on to lose the game. So the point is, Everton have now got to score 1 goal and then not worry about anything else because जैसे वो 2 गोल करते हैं वो मैच हार जाते हैं. Everton are a team in free fall. I mean, the other teams आपको फिर भी एक style of play और एक नजर आ रहा है, there's something there. Everton just look like they're sinking. बिल्कुल, और आई थिंक ज़्यादा वरिंग चीज़ ये है कि एज अ फुटबॉल क्लब जब आप एक मैच को डोमिनेट कर रहे हो, लीड कर रहे हो, वहाँ से मुतवातिर तौर पे दोनों मैचेस हारना ज़्यादा खतरनाक है क्योंकि दैट डिमिनिशेस एंड डेंट्स योर कॉन्फिडेंस कि अब हम लीड लेकर भी हार रहे हैं और जिन मैचेस में हमें लीड ना मिली या ऑपोजिशन ने पहले गोल कर दिया तो हम उन मैचेस में क्या करेंगे? और शॉन डाइच एवर्टन के साथ अब कुछ देर से उन्होंने आकर काफ़ी चीज़ें चेंज भी की, लेकिन हम पहले भी शो में बात कर रहे थे जब प्रीमियर लीग का आगाज़ हुआ इस सीज़न का कि एवर्टन हमें ख़तरनाक लग रही है क्योंकि वो एक लग रहा है जिस तरह कुरैश साहब ने कहा फ्री फॉल में लास्ट सीज़न के एंड से ही चलती आ रही है और अभी तक वो उससे बाहर नहीं निकल पा रही। फ्री फॉल का कहीं तो एंड आएगा ना, कहीं तो इम्पैक्ट पॉइंट क्रिएट होगा, बट अभी हम इस पे भी मजीद भी फॉलो करते रहेंगे, अपडेट करते रहेंगे एज द लीग गोज ऑन। ऑफ कोर्स इंटरनेशनल ब्रेक के बाद अब हमने वापस सब टीम्स को एक्शन में देखा है. Let's look at the results over the weekend and talk about some of the results in a little bit more detail, starting with of course the big match between Southampton and United, जिसमें United ने 3-0 ये मैच जीता. और जितना भी हम कहेंगे यूनाइटेड को ज़रूरत थी इस रिज़ल्ट की उतना शायद कम होगा, स्पेशली जो सवाल उठ रहे थे टेन हैग पे और जो एक्सपर्ट्स भी ये कह रहे थे कि यू नो मे बी इट्स टाइम फॉर हिम टू गो बिकॉज वी नो यूनाइटेड आर ऑलरेडी लुकिंग अराउंड टू फाइंड अ रिप्लेसमेंट मे बी, एंड बिटवीन ऑल ऑफ दैट दे मैनेज्ड टू विन. एंड looking back on the game, how do you reflect on United's win? Was it a convincing one, and did you see that spark back up again? I think to a certain degree, especially क्योंकि जिस तरह रैशफोर्ड ने भी गोल किया, बड़ी देर से वो भी ड्यू थे, उनका कॉन्फिडेंस भी सिंक हो रहा था. फाइनली डियालो जिनको निकालना नहीं था चाहिए लिवरपूल के मैच में, उन्हें भी हमने राइट विंग में देखा. ज़र्क्सी भी किसी हद तक वो टारगेट मैन नहीं, इज़ मोर ऑफ अ प्लेयर हु वांट्स टू बी इन्वॉल्व इन द इंटरप्ले बिफोर somebody who can play up front in front of him. हॉलैंड के आने से हो सकता है वो भी वहाँ पर खेले नंबर 10 या अराउंड ब्रूनो फर्नांडिस. बट ओवरऑल जिस तरह आपने कहा कि बहुत शदीद तौर पर ये विक्ट्री चाहिए थी यूनाइटेड को, क्योंकि इसके बाद अगर वो हार जाते, कुरैश साहब ने लास्ट वीक के शो में भी कहा था, तो साउथहैम्पटन के साथ ही फिर बॉटम में होते. ठीक है, तो वो बड़े प्रॉब्लमैटिक हो सकता था वो. और दूसरा ये आपको लगा कि उगार्टे का जो डेब्यू हुआ स्पेशली सेकंड हाफ में, वहाँ पे भी वो कंट्रोल देखने को मिला जो बड़ी देर से हम चाह रहे थे आए. डिलेट का इंटरनेशनल वीक में नेदरलैंड्स के मैच में मिस्टेक करना, रोनाल्ड कोमन का उनको निकाल देना हाफ टाइम पे और फिर क्रिटिसाइज करना पब्लिकली, इतना प्रेशर था उनके ऊपर. उनका गोल करना गेट्स हिज कॉन्फिडेंस बैक एज वेल because he as a defender is at the prime of his age. So loads of positives for United which they badly needed, as you said. What do you think was the turning point in that game? Rashford के comeback की उन्होंने बात की, that was of course one of the highlights. But कहाँ पे United ने वो game अपने लिए seal की? The penalty save. Manchester United were dead and buried if that penalty goes in. And let's also not forget कि Andre Onana ने आज तक Premier League में penalty नहीं save की थी. He made a great save in a Champions League game. Huge for Manchester United because at that time they were looking the better team, but लग रहा था कि अब they're going to go 1-0 down पे कुछ भी हो सकता था. Within 2 minutes of saving that penalty, United go and score. The game की complexion ही बदल गई. It was like looking at a completely different team. As Hassan pointed out, players
manager under pressure, all getting up, all getting that confidence boost. देखें, you can't get too carried away. All the questions remain. It is Southampton जो कि कोई मैच नहीं जीती, चारों मैचेस हारे हैं, तो आप अपने आप को ट्रॉफी नहीं दे सकते. But you can only beat what is in front of you. United के लिए confidence wise this is very important. And then another very good point made by Hassan Azam, Ugarte coming in. Finally United में थोड़ी सी वो एवर्टन वाली टेंडेंसी होती है कभी 2 या 3 गोल करके कि अब आप हम भी शायद 1 या 2 गोल खा लेंगे. यूनाइटेड हैड दैट लेवल ऑफ कंट्रोल. और अगर आप उसका वाइड रेंजिंग इफेक्ट देखें उसमें ये है कि यू आर फाइनली सीइंग इन द अदर गेम्स दैट हैव हैपेंड सिंस इन अदर कॉम्पिटिशंस, you saw Casemiro come on and play his part in creating the last goal, who himself was going through a lot of criticism after a horrible performance against Liverpool. So huge win for United. Just, you know, what they needed to get their season going, and given the results that they've had in the last couple of games since, you would say this has the potential to be a turning point. What next now for United? They're playing Crystal Palace away. लेकिन apart from that, Ten Hag के mentally इस वक्त क्या thoughts होंगी, considering कि there was so much pressure on him? How is he approaching this next challenge? I think relief, most of all. Absolutely. Fans, as you can tell, and the manager and the players, just to build on something, because कभी-कभी होता यही है कि आप के जब रिजल्ट्स आपके साथ नहीं जा रहे होते, ख़ास तौर पर पहली 3 गेम्स में यूनाइटेड ने इन टर्म्स ऑफ चांस क्रिएशन टॉप 5 टीम्स के प्रीमियर लीग में ही मुताबिक चांसेस बनाए थे, वो फिनिश नहीं कर पा रहे थे. और फिनिशिंग प्रॉब्लम रही है लास्ट ईयर भी, और डिफेंस भी प्रॉब्लम रहा. जब शॉट्स आपने इतनी कंसीड की, तो जहाँ एक जगह पे आपने अपने आप को फिक्स किया है, आपको लग रहा था कि दूसरा एंड क्या हम फिक्स कर पाए कि नहीं, क्या वो कॉम्बिनेशन ऑफ इंजरीज को हम रिजॉल्व कर पाए हैं कि नहीं अभी तक. एंड यू कांट हाइड बिहाइंड इंजरीज एंड दिस कॉम्बिनेशंस फॉर सो लॉन्ग. तो टेन हैग जानते थे कि कॉन्फिडेंस बिल्डर भी कभी कभी आपके लिए ज़रूरी होता है कि आप हल्की टीम के खिलाफ मैच जीत कर जस्ट टू गेट बैक ऑन ट्रैक आप वापस आएँ एंड देन बिल्ड ऑन फ्रॉम देयर. दैट्स द अपॉर्चुनिटी जो क्रिस्टल पैलेस के खिलाफ आपको मिलेगी. इट्स एन अवे गेम. यू नीड टू नाउ टेल everybody in the Premier League we are back scoring goals and winning games, and that's the kind of performance you need to put in. चलें अब अगली गेम की तरफ चलते हैं. लिवरपूल एंड नॉटिंघम फॉरेस्ट, and Nottingham Forest of course defeated Liverpool at Anfield after 55 years, which was such a remarkable feat for them as a club. You could see the way that they were celebrating, and of course उनके fans जिस तरह इस गेम के बारे में बात कर रहे थे after it happened. लिवरपूल पे तो बाद में आएंगे. What does this mean for a club like Nottingham Forest? I think one of their biggest wins for the Premier League season. I mean, without hands down. Dekheng, if the results don't pick up, then it is a crash. But nobody thought his first loss will. You might have thought, some people might have thought कि अगर कोई tough game होगी, that will be Manchester United away. वो 3-0 सुकून से जीत के आए थे. Nottingham Forest at home, nobody had him losing as his first game. Yeah. So it's a blip because Liverpool didn't play that badly. It's a blip. But if it goes on, you know, couple other bad results, हम आप वही बात कर रहे थे, सिटी के 12 points हैं. Liverpool would have been thinking to themselves, हमारे 12 points होने चाहिए थे. Instead, they're already playing catch up 4 games in. This is the kind of effect these kind of games can have. That end of the season, if Liverpool go on to finish second by 3 or 4 points, they look back at this game as something that they will feel they should have. Historically, they should have won. 55 years since Nottingham Forest, जो कि 55 साल पहले एक बहुत बड़ी टीम थी. You know, they were Champions League winners, they were league winners. That was a different story. This is a different story. Okay, साहब ये जिस तरह आपने कहा, I guess किसी हद तक reality check भी है हारने को कि आप छोटे clubs को you cannot take them for granted. No way. I mean that's the kind of beauty Premier League again and again goes on to show you कि जब इस तरह के matches में ऐसे results आते हैं तो वो छोटी sides हैं जिसको आप mid table sides समझ रहे हैं, आप उन्हें home पे भी easy नहीं ले सकते. That is why people like Guardiola and City are on the ball from the first minute. और लिवरपूल ये रियलिटी चेक आई गेस उन्होंने आंसर भी किया किसी हद तक. मिड वीक जीते भी AC मिलान के खिलाफ 3-1 लिवरपूल. सो this is part of the Premier League learning which Arne has to go through, right? And he knows that now. Did you see them working on the weakness जो उन्होंने इस मैच में शो की, because they had possession for most of the game, 70% उनकी possession थी, and they weren't able to create that many chances to match that. They were और also, Arne Slot भी यही बात कर they were also wasteful. It was surprising. I mean, 9 times out of 10 the chances Salah gets, he's got 3-4 goals. I mean, normally, especially if he's playing against a team whose, you know, colors are red, if it's Manchester United or someone, he's scoring goals for fun. He's got more goals. In fact, he's got more goals against Manchester United than Manchester United
have got goals at Liverpool in the last few years. So it is a surprise, but like Hassan rightly pointed out, they went कैसा to मैच उनके साथ आप क्या याद करवा देते सर अब देखें मैं सिर्फ आपको पॉइंट इसलिए बता रहा हूं क्योंकि इट्स अ सरप्राइज लिवरपूल डिड वर्क ऑन देयर वीकनेसेस only way to find out how well they worked on it is now in their upcoming games. Have our teams going to look at this Nottingham Forest blueprint and try and use it against them? Is Arne Slot going to understand from this, or is the midweek win against AC Milan in the Champions League, a huge win, going to give them the confidence? अब आगे जाके पता चलेगा. बिल्कुल ऐसे ही है क्रैश साहब, और आई थिंक वो बैलेंस भी ढूंढ रहे हैं जहाँ पे एक क्लॉप की हार्ड रॉक फुटबॉल और एक गॉर्डियोला स्टाइल पोजेशन फुटबॉल के दरमियान लिवरपूल को आर्ने के साथ खेल रहे हैं, क्योंकि एट टाइम्स दे वर टू स्लो. स्बॉज़लाई नंबर 10 जो खेल रहे थे उन्होंने 18 दफ़ा बॉल दी. 18 times he gave away the ball. They were slow in possession. They were slow in transition. So they build up play बहुत आराम से कर रहे थे, तेज काउंटर अटैक नहीं कर रहे थे, और वो शो हुआ. जिस तरह आप कह रही थी, आर्ने ने खुद भी कहा कि उन्होंने हाई क्वालिटी चांसेस इतने नहीं बनाए. Maybe they didn't deserve to lose this game, but they didn't deserve to win it either. And that's how Nottingham got it. अपने प्रीवियस एपिसोड्स में भी बात की थी कि एक चेंज जो हमने देखा है लिवरपूल में अंडर आर्ने स्लॉट, वो एक एक्स्ट्रा पास लेते हैं. अनलाइक एज हसन राइटली पॉइंटेड आउट, Jurgen Klopp's very rock and roll, hard rock kind of football, यहाँ पे वो एक एक्स्ट्रा, it didn't come off on this day, losing the ball. So are they going to now remedy that, or are they going to keep faith in the system and say no, this is a one-off, we're going to keep doing what we know how to do, and the results will come themselves? Very interesting times going ahead. Well, next challenge for Liverpool is at home against Bournemouth. So maybe they will look back at this game and find a way to replicate what they did against AC Milan. Lekin once again, the pressure of playing at home, that's going to be there. And Arne Slot के ऊपर भी वो pressure हमें बाद में भी नजर आया after this loss to Nottingham Forest. But well, the era of Arne Slot, as we have called it, has only just begun. It's part of the game. You win some, you lose some. But let's see अगले week में हम क्या expect कर सकते हैं from Liverpool. Moving on to the next game, gentlemen, Tottenham versus Arsenal, जो कि Arsenal ने 1-0 हराया Tottenham को. और इसके ऊपर भी हम बात करेंगे. Tottenham as a club, do you think हम उनसे वो फुटबॉल नहीं देख पा रहे हैं, उनके फैंस वो नहीं देख पा रहे हैं जो उनसे एक्सपेक्टेशन है? What are they doing wrong? I could literally have an entire episode on what Tottenham not only are doing wrong, but have been doing wrong. There are massive concerns at Tottenham when you consider that Arsenal, even under Arsene Wenger, which was their golden period, some of the best football Arsenal have ever played, never went and won 3 games away in a row to Tottenham. Mikel Arteta has already done that. Tottenham पहली दफ़ा 40 साल में Arsenal से 3 home games in a row हारी है. Tottenham have only won against teams that are either relegated, no longer in this league, or promoted. उसके अलावा उन्होंने किसी को नहीं हराया. उन्होंने अपने पिछले 15 मैचेस में से सिर्फ 5 जीते हैं. मार्च से लेके अब तक, when you look at Tottenham, in all the games they have played against top 8 sides, they've lost every single one of them. Last year they conceded 2 goals on corners to Arsenal. Out of 3, this year they conceded the only goal on a corner. We talk about Erik ten Hag and the pressure there. We talk about, the pressure that got rid of Mauricio Pochettino at Chelsea. Ange Postecoglou. Where is the pressure? Where are the questions? Because Tottenham have ambitions of being a top 4, top 5, top 6 side. Currently, they're playing like a top last 3 side, because the only teams to have lost more games than Tottenham since March are Everton and Wolves. Wow. I mean, just to add to, he summed it up brilliantly. Just to add a little bit to that, कि जब एंज आए थे नए तो पहले 10 मैचेस में काफ़ी ज़्यादा उनकी विन्स थी. Since then, 32 मैचेस में, जो कि 96 अवेलेबल पॉइंट्स बनते हैं, उन्होंने सिर्फ 44 पॉइंट्स गेन किए हैं. 13 विन्स, 14 लॉसेस, 5 ड्रॉज. That tells you things are not right, जिस तरह क्रैशी साहब ने कहा. और कुछ देर से अंडर द रेडार वो चुप करके निकलते रहे हैं इस चीज़ को देखते हुए. बट नाउ it has to change. Problem is कि टॉटनम को फिगर आउट भी जब लोगों ने किया कि वो किस ब्रांड की फुटबॉल खेल रहे हैं, अटैकिंग, एक्साइटिंग लगता है कि प्लान बी नहीं है. एंड इफ प्लान ए के अगेंस्ट आर्सेनल ने भी यही किया, दे पार्क द बस अ लिटिल बिट फॉर मोमेंट्स. उन्होंने उस चीज़ को चैलेंज किया कि ब्रेक थ्रू करे टॉटनम हमें किसी ना किसी तरह. हालांकि आपके पास ऑडिगार्ड नहीं है, आपके पास डेक्लन राइस नहीं है, राइट? So big players missing in the midfield. लेकिन आपने setup ऐसा किया कि they even Arteta was challenging what's your plan B and they didn't have an answer.
and it's been a while this is happening. जिस तरह कुरैशी साहब ने कहा, and Arsenal ends up winning the game out of a set piece, जो कि पिछले साल उन्होंने 22 गोल किए थे सेट पीस पे, तो ये तो होना था, कीपर को क्राउड किया जिस तरह हमने हाइलाइट्स में देखा, और गैब्रियल 2020 से सबसे ज़्यादा गोल करने वाले सेंटर बैक हैं, तो उनके सर पे गेंद बार बार आएगी इस सीजन, वो हम देखेंगे आर्सेनल के लिए। It just goes to show you that Tottenham are not learning from their mistakes. आर्सेनल की एक स्ट्रेंथ है, आपको पता है, वो Yeah. आपको 3 साल से कर रहे हैं, you're not learning from it. Secondly, like Hassan very rightly points out, देखें, Tottenham's biggest game of the season, no matter what happens, is Arsenal. Tottenham, last year you had an opportunity कि आप आर्सेनल के टाइटल चैलेंज को डेंट करें, आप नहीं कर सके. Aston Villa, who pipped you to the Champions League, they went and dented it. This year again, Tottenham fans are not going to put up with more losses to Arsenal and seeing Arsenal do well. It's a big area of concern, and other managers in other clubs with less ambitions have been sacked for less. I think there have to be questions about Postecoglou now. Chale, a lot more to look forward to from, of course, the Spurs in this season. Whether or not they will learn well, we will find out in a few weeks time, in a few months time. But अभी अगले मैच में की तरफ चलते हैं. हाइलाइट्स आपके साथ शेयर करेंगे. मैनचेस्टर सिटी अगेंस्ट ब्रेंटफोर्ड, जो कि सिटी ने 2-1 जीता है. एंड वंस अगेन सिटी शोइंग व्हाई दे आर एट द टॉप ऑफ द टेबल. बट let's talk about Brentford over here. उनकी तरफ से जो, you know, we saw them punching, we saw them giving that effort in the field. Do you think they were particularly weak in this match in some area, because they appeared to be really in the game? Absolutely, they were in the game for a while, especially इतना early start उन्होंने fastest goal किया सिटी के home ground पे, वो लेने के बाद it felt like City were in shock, और उसके बावजूद Brentford had a lot of control of the ball. और नॉर्मली टीम्स आती हैं सिटी में, सिटी टाइम लेता है, जल्दी कम बैक करता है. इस मौके पे भी पहले हाफ में उन्होंने 2 गोल किए, लेकिन ब्रेंटफोर्ड ने जिस तरह पोजेशन को रखा और टो टू डो उनके साथ, इट वाज ऑलमोस्ट लाइक इट वाज अ वेरी ब्रेव एफर्ट फ्रॉम अ साइड यू वुडंट एक्सपेक्ट फ्रॉम देम कि वो सिटी जैसी साइड को ऐसा कंपटीशन दें. तो मुझे लगा कि उन्हें क्रेडिट देना होगा और उनके कोच को क्रेडिट देना होगा इस चीज़ का कि वो एक सबसे बड़े क्लब में आके चैंपियंस के खिलाफ अवे मैच में जो उन्होंने कैरेक्टर दिखाया ना अपना, दैट वाज वेरी हार्टनिंग टू सी. I think just the fact that, you know, they got a really good start, they would have been thinking to themselves, okay, we can do better. And then just that man again, Erling Haaland, I mean, there's a reason fantasy managers, everybody under the world is captaining him. He's just scoring goals continuously. For fun. For fun, and I think now it's become, reached a point कि हमें उनकी जो इनक्रेडिबल एबिलिटी है वो थोड़ी सी मंडेन लगना शुरू हो गई है. अब आपको शायद 2 गोल डिसअपॉइंटमेंट लगना शुरू हो गए. आप सोच रहे हैं 4 क्यों नहीं कर रहे. ये तीसरा भी बच गया. You know, you had Pep Guardiola say, who has coached some of the best players in history, that I've never seen a striker like him. He's absolutely right. Haaland right now is playing on a level that I don't think in many years we have seen in the Premier League. He could well go on and break his own record that he had a couple of years ago, just with the start he's made. And that is the difference for City right now between where they are and where they could have been, is his goals are just, they're everything for Manchester City. चलें, अगला जो असाइनमेंट है मैनचेस्टर सिटी का, they're taking on Arsenal at home this Sunday. So Super Huge Sunday game. is going to be huge. 8 p.m. Pakistan time, but a great game to look forward to. अब इसी मोमेंटम को आगे मैनचेस्टर सिटी भी कैरी करने की कोशिश करेंगे, but Arsenal on the other side will also look towards, you know, sending some shock waves everywhere. But also उनके अगर आप resources की बात करें, Odegaard looks like he'll be out for a while, Yeah. but Yeah, Declan yeah. Rice जो है, he will be back in. Yeah. With him coming back, do you think Arsenal, do you think the Gunners have enough firepower in them for this big game against City? That's a very good question. I think they have to somehow come up with that firepower, because आप, हम टॉटनम के मैच से पहले भी ये बात कर रहे थे कि आप जब एक चैंपियनशिप साइड बनना चाहते हैं तो रिगार्डलेस आपके फुल रिसोर्सेज नहीं अवेलेबल, आप एक डार्बी मैच में अवे जा रहे हैं, मुश्किलात का सामना है, लेकिन यू समहाउ फाइंड अ वे टू विन. आई थिंक दैट्स व्हाट Arsenal will be looking to do here. There's not much gap between these two sides on the points table at all. Is this a chance for Arsenal perhaps to, you know, go forward and, you know, take that lead जो कि कब से City ने throne संभाला हुआ है? देखें, if Arsenal are serious about wanting to win the league, they have to win games like this. Like Hassan rightly pointed out, Arteta and Arsenal have to show that they have taken that next step. That next step is beating Manchester City
at Manchester City. पहले तो बड़ा अरसा continuously था कि City, I think it was 7 or 8 games continuously had been winning against Arsenal wherever they were playing. Last year Arsenal put an end to that. I think there was a 0-0 game that happened between the two. But now you want to show that we are the team that have come back, and early in the season. Also, a big thing to remember is because of the Champions League, Kevin De Bruyne is most probably going to be missing. He was taken. So Odegaard to aap miss karenge hi karenge. De Bruyne is very important to how City takes. So will Arsenal be that little bit more confident considering that one of the world's best players is missing, but it's going to be a 6-pointer. And I think now एक ज़माना होता था जब मैनचेस्टर यूनाइटेड वर्सेस आर्सेनल आप देखते थे या लिवरपूल वर्सेस मैनचेस्टर सिटी देखते थे एज द बिग गेम्स. दिस नाउ इज द बिग राइवलरी, द बिग गेम ऑफ दिस प्रीमियर लीग सीजन. चले मैच ऑफ द वीकेंड पे भी अब बात करते हैं. एस्टन विला वर्सेस एवर्टन 3-2 से विला ने ये मैच जो है वो जीता. और वंस अगेन बार बार हमने विला के बारे में भी इस शो में बात की है कि कितनी ज़बरदस्त तरीके से दे जेल टुगेदर एंड just something about seeing that side turn up and then just आप expect करते हैं goals होंगे, but just their energy, just that conviction that they have, it kind of sets them apart from some of the other teams. How much did you enjoy watching Aston Villa? I think absolutely. जिस तरह आपने कहा, it's one of those brilliant games and that's the energy आपने जो बात की है और उनकी एक drive है जो उनाई एमरी ने उनके अंदर डाल दी है. और That's the अलग reason. है कुछ. Absolutely, वो लगते ही अलग है. वो कहते हैं ना डिफरेंट लग रही है, एक टीम ही डिफरेंट लग रही है और उनमें वो एक्स फैक्टर है. आप 2-0 डाउन जा रहे हैं, स्टिल उन्हें पता है कि वो चैंपियंस लीग में भी कम्पीट कर रहे हैं, उन्हें टॉप 4 के लिए भी कम्पीट करते रहना है. एंड देन यू फाइंड देम स्प्रिंग इनटू एक्शन. There is nobody, you can see the whole team, there is nobody in the team who thinks they're going to lose this game. That's how they keep Unreal. attacking. And that's how they come up with that surprise lineup. और खास तौर पे Onana, who was part of Everton at a time and now goes to the other club and like scores a goal and just turns the whole game around with his play as well in the midfield. I think it's brilliant and tells you what Aston Villa is going to be this season. Also, I think the confidence from this has gone on. Their first Champions League game in 40 years, they went away and won that also. Absolutely, and they did throw it away. Yeah, absolutely. और ये थोड़ा सा पैटर्न नजर आया कि खास तौर पे डिफेंसिवली कि वो क्रॉसेस आने हैं. ये another one of those crosses I think could have been dealt a lot better at the back post क्योंकि इतने टाइट एंगल से और कोई जगह ही नहीं है विंगर के पास क्रॉस करने की. We can't wait to see what they do next. वुल्व्स के साथ है इनका अगला फिक्सचर और इसी के साथ एक नज़र देखते हैं जी मैच डे 5 के फिक्सचर्स क्या हैं एंड व्हाट कैन वी एक्सपेक्ट इन दिस अपकमिंग वीक. एज वी टॉक्ड अबाउट, अभी हमने बात की है एस्टन विला वुल्व्स के मैच के ऊपर. लिवरपूल एंड बॉर्नमथ विल बी प्लेइंग एंड ऑफ कोर्स क्रिस्टल पैलेस और यूनाइटेड आमने सामने होंगे. बट इसके अलावा हम क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं फ्रॉम मैच डे 5? आई थिंक ब्राइटन और नॉटिंघम फॉरेस्ट का भी बड़ा मजे का मैच होने वाला है बिकॉज हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि ब्राइटन इस वीकेंड का मैच भी जीतेगी. दे डिडंट विन बट नॉटिंघम फॉरेस्ट कमिंग ऑफ अ विन अगेंस्ट लिवरपूल. दोनों साइड्स चाहती हैं वो अपना अपना मैच जीतें. वो बहुत एक्साइटिंग मैच होगा. अनदर मैच विच आई फील लाइक न्यूकासल भी चाहेगा कि away Fulham जाके जरूर जीते. To keep that momentum going where they are already doing so well, Fulham will want to do well in that game. West Ham will be disappointed how the season has gone. West Ham Chelsea, it's a derby, big game. Villa Wolves also a derby. These are teams that don't like each other. The fans don't like each other. Lot riding on them. Southampton Ipswich 6-pointer sir for that point of the table. And Southampton, if they lose a 5th game in a row, the alarm bells will start ringing. So if they're not doing that already. if they're not ringing already. I think. But टॉटनहम और ब्रेंटफोर्ड के मैच के बारे में भी थोड़ा सा हमने अभी बात की कि स्पर्स के पास एक और मौका में भी है टू रियली कम अलाइव बिकॉज जो आपने बातें हाईलाइट की कि अगर अब भी ना हुआ then they're looking at not winning this game, especially again it's a derby. Brentford is another London side. Not winning this game, the pressure, the decibels will increase. Tottenham, अब आप कह रहे हैं वो जो स्लीप वॉकिंग स्टेज उनका था ऑफ सवालात नहीं उठाए जा रहे, सवालात उठाए जाएंगे. एंड द ओनली thing is they don't win against top 7 sides and they don't win against sides otherwise. So सुपर संडे वाले मैच की क्विक प्रेडिक्शन दे दें जी. सिटी वर्सेस आर्सेनल. For the good of the Premier League, I think 2-1 to Arsenal. Wow. I think I think that's a good chance of that happening, but I think Erling Haaland is going to be too good. 2-1 to City.
Arsenal definitely scored. Well, keeping it close and balanced. Gentlemen, thank you so much. And this is all from us tonight. Hope you enjoyed watching. We will be back next week with more. तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिए. अल्लाह हाफ़िज़.